हेलो स्टूडेंट्स, हम अपवर्तन चक्र की जो संकल्पनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डेविस के अपवर्तन चक्र की संकल्पना पढ़ ली थी, जिसको भौगोलिक चक्र की संकल्पना कहते हैं। उसके बाद में हम दूसरी जो संकल्पना पढ़ने जा रहे हैं वो है पेंक की संकल्पना। ध्यान से पढ़ना इसको भी। पेंक की संकल्पना। यहाँ पे बात करें पेंक महोदय की, तो वाल्टर पेंक इसका पूरा नाम है। इसका नाम क्या है? वाल्टर पेंक। एक पेंक और है जो अल्बर्ट पेंक है, वो इसका पुत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे वाल्टर पेंक इसका नाम है। ध्यान रखना, पेंक दो विद्वान हैं। यहाँ पे आप इसका पूरा नाम से ही जानोगे, वाल्टर पेंक। अल्बर्ट पेंक और है दूसरा, जो भूआकृति विज्ञान का पिता कहलाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं वाल्टर पेंक है, उन्होंने जो डेविस की जो भौगोलिक समय की जो आधारित जो भौगोलिक चक्र था, समय की अवधि पर आधारित था, वो भौगोलिक चक्र की संकल्पना को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। कि इन्होंने, वाल्टर पेंक ने क्या कह रहे हैं कि जो भौगोलिक चक्र की संकल्पनाएं थी, जो समय पर आधारित थी डेविस महोदय की, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया तथा अपना इन्होंने विकास का नया मॉडल प्रस्तुत किया एक। तो इनका जो मॉडल है वो विकास पर आधारित है। किस पर आधारित है? विकास पर आधारित। डेविस वाला किस पर आधारित था? समय पर, समय की अवधि पर, यानी चक्कर वहाँ पर उस समय पर आधारित था, जिसके कारण इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया है। जो पेंक की संकल्पना है उसको मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, इसको क्या कहते हैं? इन्होंने अपने इस संकल्पना का नाम दिया है, इन्होंने नाम दिया मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम क्या दिया? मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। भूआकृतिक विज्ञान का है ये। इसमें पेंक के अनुसार हम कहें तो जो स्थल रूप हैं, जो भी स्थल रूप है, वो विकास समय आधारित न होकर के स्वतंत्र है, यानी समय स्वतंत्र है। यहाँ पे वो तो एक समय पर था कि युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, और यहाँ पे तरुणावस्था है, जीर्णावस्था है। उस अवस्थाओं के अकॉर्डिंग उस स्थल भाग है उसका यहाँ पे विकास होता है। जबकि ये कहता है कि जो ये मॉडल है मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम, या अपने इसने जो संकल्पना पेंक महोदय ने दी थी, वो विकास पर आधारित दी थी। इस संकल्पना को इन्होंने समय पर आधारित नहीं माना है। जो भी स्तर रूपों का विकास होगा वो समय स्वतंत्र रूप में होगा, यानी उसके ऊपर कोई यहाँ पे पाबंदी नहीं है समय की, इतने समय में इसका विकास हो जाएगा। पेंक के अनुसार जो स्थलाकृतियाँ हैं, जो भी स्थलाकृतियाँ हैं, वो अंतर्जात जो बल है उसकी तीव्रता और बहिर्जात जो बल है उनकी अपवर्तन और परिवहन की जो क्रियाएं हैं उनका परिणाम माना है। इन्होंने यहाँ पे कहें तो जो स्थलाकृतियाँ हैं, स्थलाकृतियाँ जितनी भी हैं, वो क्या कहा है इन्होंने कि ये जो स्थलाकृतियाँ, एक तो अंतर्जात बल की तीव्रता होती है, अंतर्जात बल की तीव्रता व बहिर्जात बल के रूप में, या बल की हम कहें तो अपवर्तन व परिवहन का परिणाम है। यहाँ पे इन्होंने ये कहा
जितनी भी स्थलाकृतियाँ हैं जो अंतर्जात बल हैं जिसके कारण भूकंप, ज्वालामुखी, एवालांस की जो क्रिया होती है, एवालांस मतलब हिमस्खलन, भूस्खलन, उसके रूप में इन्होंने कहा कि जो स्थलाकृतियाँ तीव्रता इसकी तीव्रता से बनती है, जबकि जैसे ये यहाँ भूकंप ज्वालामुखी के माध्यम से ज्वालामुखी से आकृति बन गई, लावा निकला, पर्वत बन गया। अब क्या करते हैं, बहिर्जात जो प्रक्रम होते हैं, बहिर्जात जो बल कार्य करते हैं जिसमें बहता हुआ जल है, वायु है, हिमानी है, भूमिगत जल है, तो ये बहिर्जात जो बल होते हैं वो यहाँ पर अपर्दन की क्रिया करते हैं। अपर्दन करने के बाद में इन चट्टानी चूर्ण को यहाँ से परिवहन कर देते हैं। तो इनके द्वारा जो लास्ट में निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं या लास्ट में समप्राय मैदान के रूप में माने तो ये इनका परिणाम है। किनका है? अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, इन दोनों का ही यहाँ पे परिणाम इन्होंने माना है। समझ गए बात। इन्होंने जो ये परिणाम माना, इन्होंने अपने इस संकल्पना में जैसे डेविस महोदय हैं उन्होंने तो अवस्था को माना है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था, जबकि इन्होंने इस संकल्पना को ही यानी अवस्था को ही नकारते हुए, इन्होंने उसको नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने अवस्था के स्थान पर इन्होंने नए शब्द का प्रयोग किया। स्थान पर एक शब्द है इंटीवक्लूंग। समझ गए बात। इंटीवक्लूंग यहाँ पे एक शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया। इस शब्दावली के कारण यहाँ पर इन्होंने कहा कि अवस्था के स्थान पर इंटीवक्लूंग शब्द का इन्होंने यूज किया, जिसका अर्थ होता है विकास। इसका मतलब क्या होता है? विकास। इन्होंने इस शब्द को प्रयोग किया, इंटीवक्लूंग शब्द को प्रयोग किया, जिसका सामान्य अर्थ होता है विकास। और अवस्था के रूप में हम बात करें तो समय पर आधारित है। तो हम यूँ कह सकते हैं जैसे डेविस महोदय हैं, डेविस महोदय ने यहाँ पर इस अवस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा है। युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। इन अवस्थाओं के स्थान पर इन्होंने क्या शब्द काम में लिया? इंटीवक्लूंग शब्द काम में लिया। और इंटीवक्लूंग शब्द काम में लिया, इसके अंदर 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। एक तो कौन सी बताई है? इस युवावस्था की जगह आफस्ती जिंडे, इंटीवक्लूंग। ठीक है, यहाँ पर इनको एक साथ देखते हैं। वाल्टर पेंग के द्वारा जो अवस्थाएं बताई हैं, 3 अवस्थाओं में इन्होंने इसको बताया है। पहली तो कौन सी हो गई? पहली तो आफस्ती जिंडे हो गई। आफस्ती जिंडे, इंटीवक्लूंग। ठीक है। दूसरी अवस्था डेविस की थी प्रौढ़ावस्था। इस प्रौढ़ावस्था के स्थान पर इन्होंने कहा, यहाँ पर दूसरी अवस्था है वो थी गलिक फार्मिंगे। इंटीवक्लूंग। ठीक है। और तीसरी जो अवस्था है इसकी जीर्णावस्था। इस जीर्णावस्था जो है इसके स्थान पर इन्होंने शब्द काम में लिया आबस्ती जिंडे इंटीवक्लूंग। तो इनकी अवस्था को नज़रअंदाज करके ही इस पेंग महोदय ने इन 3 शब्दावलियों का इन्होंने प्रयोग किया है। यहाँ पर इस आफस्ती जिंडे इंटीवक्लूंग है, इसका मतलब होता है यहाँ पे बढ़ती दर से विकास। क्या है? बढ़ती दर से विकास। ध्यान देना, बढ़ती दर से विकास। ठीक है। इस गलिक फार्मिंग है, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है समान दर से विकास। समान दर से विकास। ठीक है। यहाँ पर ये तीसरा जो है आबस्ती जिंडे, इसका मतलब होता है घटती दर से विकास। घटती दर से विकास। यहाँ इसका क्या मतलब होता है? घटती दर से विकास। आपको ये शब्द याद करने हैं।
इस पेंग की संकल्पना में इन्होंने विकास पर आधारित अपना मॉडल दिया। इसमें अवस्था के स्थान पर इंटीवैक्लुम शब्द का यूज़ किया है। इसका मतलब होता है विकास, ठीक है। इस विकास में इन्होंने जो डेविस की 3 अवस्थाएं बताई थी, उसके अंदर इन्होंने 3 शब्द काम में लिए। युवावस्था की जगह क्या लिया? अपहस्ती जिंडे। प्रौढ़ावस्था के स्थान पे क्या लिया? गलिक फार्मिंगे। और जीर्णावस्था के स्थान पे कौन सा शब्द काम में लिया है? आबस्ती जिंडे। इन तीनों शब्दों को हम देखेंगे तो इनका जो मतलब होता है, इनका जो अर्थ होता है, बढ़ती दर से विकास का मतलब हो गया अपहस्ती जिंडे इंटीवैक्लुम हो गया। गलिक फार्मिंगे इंटीवैक्लुम का मतलब समान दर से विकास, और आबस्ती जिंडे इंटीवैक्लुम का मतलब हो गया घटती दर से विकास। आपको तीनों शब्द याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें जो इन्होंने इस इंटीवैक्लुम जो शब्द है, इसके स्थान पर इन्होंने कहा कि जो स्थलखंड है, इस स्थलखंड का जो उत्थान और अपर्दन है, इन तीनों की ये अवस्थाएं हैं। इनके अंदर ही यहाँ पे इन तीनों अवस्थाओं के कारण ही यहाँ पे उत्थान और अपर्दन की क्रिया संपन्न होती है। इन्होंने जो ये क्रिया बताई, ये तीनों बताई, इससे पहले इन्होंने कहा जो भी स्थलाकृति, जैसे मानो ये स्थल रूप है, इस स्थल रूप में उत्थान होने से पहले का ये जो भाग है, इसके लिए इन्होंने प्राइमारम शब्द को काम में लिया है। प्राइमारम, ध्यान रहे ये शब्द बहुत बार एग्जाम में आता है। डेविस का उत्थान और अपर्दन की क्रिया होने से पहले ही इन्होंने स्थल खंड जो है, इस स्थलखंड के लिए इन्होंने क्या शब्द काम में लिया? प्राइमारंप शब्द काम में लिया है, जो कि इसका मतलब होता है समप्राय मैदान, यानी समतल मैदान। जो धरातलीय भागों में अगर हम बात करें तो इसकी आकृति विहीन जो समतल मैदान होता है, आकृति, इसमें कोई आकृति नहीं है, कोई स्थलाकृति नहीं है। जैसे हम बात करें इस धरातल पर, जैसे यहाँ पे ये स्थलाकृति है, ये तो स्थलाकृति आकृति है, तो इसके बिना अगर ये समतल मैदान के रूप में है तो ये आकृति विहीन है, यानी ये क्षेत्र आकृति विहीन होगा, जिसके लिए इन्होंने समतल जो मैदान है या क्षेत्र है उसके लिए शब्द काम में लिया है प्राइमारंप, ठीक है। तो इस प्राइमारंप के बाद में ही उत्थान होता है, उत्थान के बाद में अपर्दन होता है, अपर्दन के बाद में वापस वह समतल मैदान में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इसकी हम जो ये प्रोसेस होगी धीरे धीरे इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें जो पेंग महोदय है, इसके अनुसार स्थल रूप जो है वो संरचना, प्रक्रम, अवस्था का प्रतिफल नहीं है, जबकि इन्होंने किसका बताया है? यहाँ पे बताया है इन्होंने उत्थान की दर, अपर्दन की दर और पदार्थों में विस्थापन की क्रिया, इनका प्रतिफल या इनके अनुपात को इन्होंने बताया है, ठीक है। वहाँ तो हमने क्या बात की थी डेविस में? स्थलाकृति के बराबर, स्थलाकृति होती है वो संरचना इंटू यहाँ पे प्रक्रम इंटू और अवस्था। ये कहा है ना, ये तो किसने कही थी? डेविस महोदय ने कही थी। जबकि इन्होंने कहा, क्या कहा? ये जो स्थलाकृति है वो उत्थान की दर होती है, उत्थान की दर, वह उत्थान की दर के बाद में अपर्दन तथा पदार्थों में विस्थापन में अनुपात का प्रतिफल है, समझ गए बात? यानी डेविस तो क्या कहते हैं? संरचना, प्रक्रम और अवस्था से स्थलाकृति का निर्माण होता है, जबकि इन्होंने स्थलाकृति का क्या बताया कि जो उत्थान दर है, अपर्दन है और पदार्थों में जो विस्थापन होता है, इनके बीच में जो अनुपात होता है, उसके अंदर इन्होंने यहाँ पे इसका प्रतिफल या अनुपात के रूप में उन्होंने इस स्थलाकृति को बताया है। इस स्थलरूपों के विकास में समय की कोई भूमिका नहीं होती है। इन्होंने पेंग महोदय की बात करें तो इन्होंने इस अपने इस सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है, या तो ये जानबूझ के नहीं किया है। इस मतलब यहाँ पे जो भौगोलिक चक्र की संकल्पना थी डेविस की, उसको नज़रअंदाज करने के लिए, जिसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया था, उसके अंदर जो डेविस महोदय ने चक्र शब्द का यूज किया था समय के लिए, इन्होंने उस जानबूझ करके वो चक्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पे पेंग के स्तरूपों की बात करें तो इस स्तरूपों में जो प्राइमारंप है वो उत्थान के साथ रहता है, यहाँ पे उत्थान के साथ में होता है प्राइमारंप वाला जो क्षेत्र है, यानी धीरे धीरे इस स्थलाकृति में जो प्राइमारंप है वो यहाँ उत्थान की क्रिया के साथ में ही ये मतलब प्राइमारंप का जो भाग है वो उत्थान की क्रिया में बदल जाता है। ये बात कही है पेंग महोदय ने,
ठीक है। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि इस संकल्पना में पेंग महोदय ने डेविस के जो सिद्धांत है उसको तो अस्वीकार कर दिया और अपना मॉडल दिया था विकास पर आधारित, जिसके अंदर इन्होंने अवस्था के स्थान पर जो अवस्थाएं थी उनके स्थान पर 3 शब्दों का यूज किया है, अपस्तेजिंडे, गलिक फार्मिंग, अवस्थेजिंडे, इंटीवक्लूम जो कि बढ़ती दर से विकास, समान दर से विकास और घटती दर से विकास, इनके बारे में इन्होंने चर्चाएँ की है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पेंग महोदय की जो संकल्पनाएं हैं उसको एक आरेख के द्वारा समझते हैं। ठीक है। इसका एक आरेख है, उस आरेख को देख लेते हैं एक बार और उसके बाद में हम एक एक अवस्था का हम डिटेल से बात कर लेंगे। यहाँ पे इसका एक मॉडल है, यहाँ इस मॉडल को एक बार देख लो और उसके अकॉर्डिंग हम इसकी चर्चा ही कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये तो है ऊंचाई, ठीक है। इधर की ओर देखें तो समय, यहाँ पर इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी अवस्था। ठीक है। इन्होंने ये पहली अवस्था बताई, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी अवस्था, 5 अवस्थाएं बताई, अपनी कुल अवस्थाएं 5 बताई हैं। जो कि यहाँ पे दूसरी अवस्था है, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। ये जो अवस्था है 1 है, इसको तो हम क्या कहते हैं, अवस्थेजिंडे, इसको गलिक फार्मिंग और ये अवस्थेजिंडे। ठीक है। ये समान दर से विकास है, यहाँ पे ये बढ़ती दर से विकास है, ये घटती दर से विकास है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने इस क्षेत्र को, यहाँ पे हम बात करें तो इस वक्र को, ये जो लाइन होती है ये वक्र कहलाती है, ग्राफ के रूप में है तो इसको वक्र कहते हैं। ये जो वक्र है इसका नाम इन्होंने यूसी बताया। क्या बताया? यूसी। और इस नीचे वाले वक्र का नाम इन्होंने एलसी बताया। क्या बताया? एलसी। यूसी का मतलब हो गया ऊपरी वक्र, ये तो क्या हो गया, ऊपरी वक्र, और ये हो गया इसका निचला वक्र, निचला वक्र। समझ गए बात? यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका निचला वक्र हो गया। यहाँ पे हम बात करें तो इस क्षेत्र में जैसे इसको प्रदर्शित कर दिया हमने ए से, ये बी से और ये सी, यहाँ पे डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल। ठीक है। इनसे इनको प्रदर्शित कर दिया है। अब देखें, पेंग महोदय ने भूआकृति के जो ये अपना मॉडल दिया था, इस मॉडल के अंदर इन्होंने जो आकार दिया या आकार तंत्र को हम बात करें तो इस आकार तंत्र में हमें ओ एक्स जो है, ओ एक्स ये लंबवत रूप में ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, ओ वाई है ये क्षैतिज रूप में समय को प्रदर्शित करती है। ठीक है। इसके अंदर ये ऊपरी वक्र है, ये तो यहाँ पे निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? निरपेक्ष ऊंचाई को, निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। जबकि इसका जो ये नीचे वाला ये एलसी है, ये यहाँ पे जो नदी है इसकी तली को प्रदर्शित करती है। किसको? नदी तली को, नदी तली को प्रदर्शित करती है। जबकि यूसी वक्र निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। यहाँ पर इसमें ये कहता है, जो पेंग महोदय है उन्होंने तो कहा कि उत्थान होने के बाद में अपर्दन स्टार्ट होता है, जबकि पेंग महोदय कहता है उत्थान के साथ में ही अपर्दन स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे उत्थान होता है उसमें अपर्दन की क्रिया भी साथ साथ होती रहती है। तो इन्होंने इसकी जो यहाँ पे अवस्थाएं बताई वो 5 भागों में इसको विभक्त किया है। इन 5 अवस्थाओं की हम अगर बात करें तो 5 अवस्थाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, वो अपस्थिजिंडे इंटीवक्लूम की बात करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे उत्थान और अपर्दन की क्रिया दोनों साथ में चलती है। इस क्षेत्र में यहाँ पे निरपेक्ष और सापेक्ष जो ऊंचाई है, दोनों ऊंचाई बढ़ती है इस क्षेत्र में। इस अवस्था में संपूर्ण प्रदेश है यहाँ अनेक सोपानों में बन जाते हैं। इसके अंदर नदी जो होती है वो लंबवत कटाव करती है, जैसे हमने डेविस में पढ़ा था, लंबवत कटाव करेगी तो वहाँ घाटी गर्तन का कार्य भी वो करेगी। इस अवस्था में हम अपर्दन की कार्य की बात करें तो अपर्दन से ज़्यादा
यहाँ पे उत्थान की क्रिया होती है। ध्यान रहे, यहाँ पे उत्थान की क्रिया होगी वो ज़्यादा प्रभावी होगी, जबकि अपर्दन की क्रिया यहाँ पे कम प्रभावी होगी। जैसे कोई चीज़ बन रही है, वो बन रही है यानी वो स्थलाकृति ऊपर उठ रही है, तो उठने की जो दर होगी वो तो ज़्यादा होगी, जबकि उसके ऊपर जो बाह्य प्रक्रम है वो यहाँ पे कम गति से कार्य करते हैं शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों क्रिया साथ में होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा प्रभावी होगा वो उत्थान की क्रिया होगी, जबकि अपर्दन की जो क्रिया होगी वो कम प्रभावी होगी। पेंग ने इस यहाँ पे इस अवस्था के संपूर्ण क्षेत्र को जो सोपान में बने हैं इनको यहाँ पिडमोंट ट्रेपन कहा है। इस क्षेत्र में जितने भी यहाँ पे सोपान बनते हैं इस क्षेत्र में अपर्दन उत्थान से, उनको क्या नाम दिया है? पिडमोंट ट्रेपन। ठीक है, प्रत्येक सोपान पे चबूतरे का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण सोपानी भाग बन जाते हैं, जिसमें पिडमोंट फ्लेस भी कहते हैं, जिनको जो चबूतरे के रूप में होते हैं उनको क्या कहते हैं? यहाँ पर पिडमोंट फ्लेस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऊपरी वक्र अपर्दन होने के बावजूद भी चोटियाँ अपर्दन को अप्रभावित करती हैं, यानी अप्रभावित मतलब चोटियाँ बढ़ती रहती हैं और स्थलखंड के निरंतर उत्थान से चोटियों का ऊंचाई बढ़ती जाती है, तथा बीसी रेखा जो होती है वो अंतिम दशा को सूचित करती है। यहाँ पे ये बीसी जो रेखा है ये वाली, ये अंतिम दिशा यानी उत्थान की जो दर होगी, चोटियाँ बढ़ती रहती है यहाँ पे उत्थान के रूप में, और यहाँ पर ये अधिकतम ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। समझ गए बात? ये तो हो गई इसकी पहली अवस्था। दूसरी अवस्था है गलिक फार्मिंग इंटीवक्लूंग। गलिक फार्मिंग जो इंटीवक्लूंग है इसको 3 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा है। पहली अवस्था ये वाली है। इस गलिक फार्मिंग में बात करें तो यहाँ पर समान विकास की अवस्था होती है, यानी समान दर से विकास होता है। इस अवस्था में डेविस की कौन सी अवस्था थी? प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था को इन्होंने 3 भागों में बांटा, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, पहली अवस्था है, इसमें कहा कि उत्थान अपर्दन से अधिक होता है। इस अवस्था में उत्थान अपर्दन से अधिक होता है और इसकी जो निरपेक्ष ऊंचाई है वो बढ़ती है। समझ गए बात? निरपेक्ष ऊंचाई कैसे बढ़ेगी? जैसे ही घाटी है, उस घाटी का जो भाग है इसमें उत्थान की क्रिया होगी तो उसकी चोटी ऊपर की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ेगी। सापेक्ष ऊंचाई भी इसके अंदर बढ़ती है। इसमें सापेक्ष यानी तली है उसका कटाव लंबवत हो रहा है अभी भी, तो उसका कटाव भी हो रहा है, तो यहाँ पर इस तली में सापेक्ष ऊंचाई भी बढ़ती है। ठीक है, इस अवस्था में निरपेक्ष ऊंचाई जो होगा वो अधिकतम होता है, यानी यहाँ तक अधिकतम होगा इस अवस्था में, जबकि यहाँ भी उत्थान होता है। यहाँ पर आते आते इस अवस्था में सबसे लास्ट पॉइंट में यहाँ पे देखें तो इसके अंदर ये पॉइंट है इसका निरपेक्ष ऊंचाई का, वो अधिकतम होता है। ठीक है, तो ये हो गई गलिक फार्मिंग जो है इसकी पहली अवस्था। दूसरी अवस्था की बात करें, इसके अंदर दूसरी अवस्था में जो निरपेक्ष ऊंचावास है वो स्थिर हो जाता है। निरपेक्ष ऊंचावास स्थिर हो जाएगा। ठीक है, निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती, यहाँ पर उत्थान तो होता है लेकिन उसका किनारे जो है उसका कटाव भी होता है। यहाँ पे इसकी ऊंचाई तो बढ़ती है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र का मानो यहाँ पे ये ऊंचाई तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ अपर्दन के जो कारक हैं इसकी कटाव भी करते रहते हैं। ऊंचाई बढ़ रही है लेकिन इसका कटाव का कार्य भी साथ साथ में जारी है। ठीक है, तो निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती है जबकि इसके जो पार्श्व हैं या किनारे हैं उनका कटाव भी होता रहता है। अर्थात हम कहें कि उत्थान और अपर्दन दोनों समान हो जाते हैं। जितना उत्थान होता है उतना ही उसमें कटाव हो जाता है, तो दोनों की बराबर की दर हो गई। उत्थान जितना होगा कटाव भी उतना ही होगा, तो ऊंचाई जितनी बढ़ती है उतनी कट जाती है, तो समान दर से इसका विकास हो जाता है। सापेक्ष ऊंचाई होती है वो स्थिर हो जाती है, यानी सापेक्ष ऊंचाई इसकी क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। फिर तीसरी अवस्था है इसकी। इस अवस्था में इन्होंने यहाँ बात करें तो उत्थान बिल्कुल समाप्त हो जाता है। गलिक फार्मिंग की तीसरी अवस्था में उत्थान बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ऊंचाई जो है वो ऊंचाई घटती है, निरपेक्ष ऊंचाई घटेगी और उत्थान से अपर्दन अधिक हो जाता है। यहाँ उत्थान होता नहीं, अपर्दन की क्रिया तेज हो जाती है और सापेक्ष ऊंचाई होती है वो स्थिर रहती है। समझ गए बात? फिर हम बात करें आबस्ती झंडे की। लास्ट में क्या है? आबस्ती झंडे इंटीवक्लूग है। इसकी बात करें तो यहाँ घटती दर से विकास की अवस्था मानी जाती है इसको। इस अवस्था में पार्श्विक अपर्दन होता है वो लंबवत की अपेक्षा अधिक होता है। लंबवत कटाव होना नदी के द्वारा बंद हो जाता है, जबकि वो पार्श्विक जो अपर्दन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी उसकी जो तीव्रता होगी वो अधिक हो जाएगी। यहाँ घाटी गहरा होने की बजाय चौड़ी होती जाएगी। घाटी गहरा नहीं चौड़ी होगी, जिसके कारण यहाँ इस अवस्था में मैदान समतल प्राय के रूप में प्राप्त हो जाएगा, जिसको पेंग ने क्या कहा? इंड्रप का, यानी इंड्रप शब्द का नाम लिया।
इंड्रब किसको कहते हैं? समतल जो मैदान लास्ट में प्राप्त होता है, इसके लिए इन्होंने शब्द काम में लिया है इंड्रब, जबकि डेविस महोदय ने इसके लिए पेडी प्लेन शब्द को काम में लिया है। इस यहाँ पे हम कहें तो कुछ भागों में यहाँ पे नुकीली पहाड़ियों के रूप में बच जाती हैं, अपरदित क्षेत्रों में यहाँ कुछ पहाड़ियाँ बच जाती हैं, जिसने इनको कहा गया है यहाँ पे इंसेलबर्ग, क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग, जबकि डेविस महोदय इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मोनोडोनोव। ध्यान रखना, ये समान रूप से एक जैसे ही मॉडल है, लेकिन इनके जो वर्ड हैं वो अलग हैं। यहाँ पे इन्होंने समतल मैदान को इंड्रब कहा, जबकि जो पर्वतीय क्षेत्र है उनके लिए इन्होंने इंसेलबर्ग शब्द को काम लिया है, जबकि डेविस महोदय हैं इन्होंने इन पहाड़ियों को, जो बच्ची खुची जो पहाड़ियाँ हैं उनके लिए मोनोडोनोव शब्द को काम में लिया है। तो ये सिद्धांत किसका है? पेंक की संकल्पना है। हमने डेविस की भी पढ़ ली है, पेंक की पढ़ ली है। तो इसके बाद में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।